नमस्कार दोस्तों। फाइनली भारत ने चाइना को चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर दिया है। अब ये सुन के कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें खुश होने की क्या बात है, चीप मैन्युफैक्चरिंग में बीट किया है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी ना बीट किया है। तो देखो, अगर आप चाइना की हिस्ट्री देखेंगे तो 1980s 1990s में जब चाइना का राइज शुरू हुआ था तब उसने सबसे पहले जापान को चीप मैन्युफैक्चरिंग में बीट किया था और फिर उसके बाद चाइना में धीरे धीरे क्वालिटी और प्रोडक्ट बनने लगे थे और अब भारत ने चाइना को बीट किया है। और अब भारत के लिए पॉजिटिव साइन ये है कि भारत में सिर्फ चीप मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है और इसका एग्जाम्पल एप्पल, सैमसंग है। इसके अलावा भारत में जल्दी चिप मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होने वाली है। साल 2020 में कहा गया था कि भारत आने वाले समय में चाइना को लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर सकता है, पर उस समय इस चीज का मजाक बनाया जा रहा था। पर 5 साल बाद भारत ने ऐसा कर दिया है। बहुत से लोग कहते थे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का कोई स्कोप नहीं है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा नहीं है, इंडिया के पास हाई स्किल लेबर फोर्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर इन सब चीजों को भारत ने गलत प्रूफ करके दिखाया है। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो भी फ्यूचर में एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। भारत ने टारगेट सेट किया है कि आने वाले 20 सालों में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयर को 12% से डबल 23% करेंगे। अब भारत ये कैसे करेगा और भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से चाइना का डाउनफॉल कैसे हो रहा है, आइए जानते हैं। इस समय भारत वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसके साथ भारत ने चाइना को चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी बीट कर दिया है। भारत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे वियतनाम है। भारत में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के पीछे कई कारण है, जैसे कि पिछले कुछ सालों में भारत में लेबर कॉस्ट ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ग्रो हुआ है और सप्लाई चेन स्ट्रांग हुई है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म किए हैं, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। वहीं पिछले कुछ सालों में चाइना में लेबर कॉस्ट तेजी से बढ़ी है। जहां इंडिया में लेबर कॉस्ट एवरेज $1.5 पर आवर है, वहीं चाइना में $7 पर आवर है। इसके अलावा 2020 में पेंडेमिक के बाद से दुनिया का भरोसा चाइना से हटता जा रहा है और कई देश चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और उनको भारत चाइना का अल्टरनेटिव समझ में आ रहा है। तो भारत सिर्फ एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, चाइना का अल्टरनेटिव भी बनता जा रहा है। इसके अलावा चाइना की इकोनॉमी में सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है। चाइना का एक्सपोर्ट 3 मंथ लो पे आ चुका है, वहीं चाइना का फैक्ट्री आउटपुट 2 ईयर लो पे आ गया है। चाइना का एक्सपोर्ट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ का असर चाइनीज इकोनॉमी पे पड़ना शुरू हो गया है। चाइना बैकडोर से कोशिश कर रहा है कि यूएस के साथ कोई ट्रेड डील हो जाए, पर चाइना की मेन प्रॉब्लम उसकी फैक्ट्री आउटपुट है जो 2 ईयर लो पे आ गई है। चाइना एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। चाइना में जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ज्यादातर बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए होती है, पर चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका अल्टरनेटिव भारत अब ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा चाइना में डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ नहीं रही है क्योंकि चाइना में डिफ्लेशन आ चुकी है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है। जहां इन्फ्लेशन में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है वहीं डिफ्लेशन में गिरने लगती है। अब आप लोग बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस गिरेगी तो सस्ते दाम में लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो, लोगों के लिए तो अच्छी बात होती है पर इकोनॉमी के लिए नहीं। समझाता हूँ कैसे। मान लो एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपए है और इन्फ्लेशन के चलते उसकी प्राइस फ्यूचर में 105 रुपए होने वाली है और मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा नहीं है, तो आप प्राइस बढ़ने के डर से प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी 100 रुपए में खरीदोगे। पर वहीं मान लो कि प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपए है, गिर के 95 आ चुकी है और फ्यूचर में इसकी प्राइस और ज्यादा गिर सकती है क्योंकि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो आप प्रोडक्ट को खरीदोगे नहीं, उसकी प्राइस और कम होने का इंतजार करोगे। अब इससे ये होगा कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ही कम होने लगेगी और फिर प्रोडक्ट कम बनने लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी और उसके चलते कई फैक्ट्रीज बंद होने लगेगी। तो डिफ्लेशन से इकोनॉमी पे ये इम्पैक्ट पड़ता है और ये मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। डिफ्लेशन इकोनॉमी को कैसे डिस्ट्रॉय करता है ये आप जापान को देख के समझ सकते हैं। जापानीज इकोनॉमी पिछले 30-40 सालों से एक ही जगह पे ठहर सी गई है। 1990s में जापान $4 ट्रिलियन जीडीपी था, आज भी $4 ट्रिलियन ही है। अब चाइना में डिफ्लेशन क्यों आ रही है? तो देखो, इसके पीछे चाइना की मास प्रोडक्शन जिम्मेदार है। चाइना एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, चाइना हर साल खूब मैन्युफैक्चरिंग करता है, पर अब उसके सामने भारत एक कंपटीशन के रूप में उभर के सामने आ रहा है। चाइना से कंपनीज इंडिया और बाकी देशों में शिफ्ट हो रही हैं। अभी से चाइना में ये हो रहा है कि चाइना पहले जो 100 प्रोडक्ट बनाता था जिसमें से 50 चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में लग जाते थे और बाकी 50 को वो एक्सपोर्ट करता था, पर अब चाइना से सस्ती मैन्युफैक्चरिंग भारत कर रहा है। तो इससे चाइना जो 50 प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता था वो अब कम होकर 40-30 कर पा रहा है, जिससे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बच रहे हैं वो चाइना में ही डंप हो रहे हैं, जिसके चलते चाइना में प्रोडक्ट की प्राइस कम होती जा रही है। अब प्रॉब्लम चाइना के साथ ये है कि अगर चाइना अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम करेगा तो फैक्ट्रीज बंद होने लगेगी, लोग बेरोजगार होंगे। वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल में नहीं करेगा तो चाइना में डिफ्लेशन बढ़ेगी और अगर चाइना ने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाई
तो कंपनीज के पास भारत का ऑप्शन सामने आ चुका है। देखो, चाइना की प्रॉब्लम ये है कि चाइना हर चीज को एक्सेसिव करने लगता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगता है, जिसके चलते आज चाइना में 50 से ज्यादा घोस्ट टाउन है। उसी तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो मास प्रोडक्शन करने लगता है, जिसके चलते चाइना में डिफ्लेशन आ गई है। चाइना 2 सालों से डिफ्लेशन को फेस कर रहा है। चाइना अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है ताकि लोग ज्यादा सामान खरीदे और चाइना में डिमांड बढ़े, पर ऐसा हो नहीं रहा है। चाइना ने 2022 में डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी को अनाउंस किया था और इसमें चाइना चाह रहा था कि वो एक्सपोर्ट से कंजप्शन बेस इकोनॉमी बने, पर चाइना में लोगों की कंजप्शन ही नहीं बढ़ रही है। चाइना में लोग ज्यादा सामान ही नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि चाइना तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है। चाइना की एवरेज मीडियन एज 38 ईयर्स है, वहीं भारत की 28। आप खुद ही सोचो, 38 साल का इंसान कम ही सामान खरीदता है क्योंकि उसकी नीड ज्यादा नहीं होती है। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना जापान बनता जा रहा है। अगर चाइना की ग्रोथ रेट देखेंगे तो वो जापान की तरह गिरती जा रही है। इसके अलावा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और सेविंग भी सेम पैटर्न शो कर रही है। चाइना में भी डिफ्लेशन ने एंट्री कर ली है और चाइना का कर्ज भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो चाइना का फ्यूचर जापान है। वहीं भारत के फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में 4 चीजों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। पहला है मेक इन इंडिया, जिसके चलते भारत अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में और ज्यादा फोकस करेगा। दूसरा है एफडीआई, आने वाले कुछ सालों में भारत में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करने वाली हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तीसरा कारण जिसके चलते फ्यूचर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है वो है डेमोग्राफिक एडवांटेज। भारत में 800 मिलियन की वर्कफोर्स है और फ्यूचर में ये 1 बिलियन होने वाली है, जिसके चलते भारत में लेबर कॉस्ट आने वाले 10 सालों तक ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाने वाला देश चाइना अब बूढ़ा होता जा रहा है। चाइना की आबादी गिर रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेबर कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना महंगा होता जा रहा है। तो फ्यूचर में एप्पल की तरह बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़कर भारत आएंगी। चौथा रीजन है भारत की डोमेस्टिक मार्केट। भारत 142 करोड़ लोगों का देश है, जहां पे 65% आबादी यंग है और जैसे जैसे भारत में लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है वैसे वैसे लोग ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। आप एक बार खुद सोचना, 10 साल पहले आपके पास कितने सामान थे और आज कितने ज्यादा हैं। तो जैसे जैसे भारत में डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगी, भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसे देख के भारत में इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी और वो भी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेंगी और इससे ओवरऑल भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, जैसे कि पीएलआई स्कीम। डीपीआईआईटी ने बताया कि जून 2024 तक पीएलआई स्कीम के चलते भारत के 14 सेक्टर में 1.4 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आई है और पीएलआई स्कीम से अब तक 12 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट हुआ है, 4 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आइटम एक्सपोर्ट हुआ है और 9 लाख जॉब जनरेट हुई है। फ्यूचर में ये और तेजी से बढ़ने वाली है। इसके अलावा भारत में बिजनेस करना आसान होता जा रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 3rd मोस्ट इंप्रूव्ड बिजनेस डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। भारत की एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, टैक्स रिजीम में इंप्रूवमेंट हुई है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 42,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस को रिड्यूस किया है और 3,700 प्रोविजन को हटाया है। सिंगल विंडो सिस्टम फॉर्म किया है, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। तो देखा जाए, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिल रहा है। पर अगर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करते रहना है तो भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते रहना होगा, लेबर लॉस को ठीक करना होगा, टैक्स रिफॉर्म करते रहना होगा, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को आसान बनाना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी में वेस्ट होता है। साथ में मेक इन इंडिया को प्रमोट करना होगा, पीएलआई स्कीम को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, रेड टेप को कम करना होगा, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ाना होगा और ये सब करने से भारत आने वाले 20 सालों में चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।